आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 142 पार्ट 2। कराची शहर पर रात गहरी हो रही थी। रिधम कमरे में मौजूद थी। उसकी कमर में उठने वाली टीसें दोपहर में बेहतर हो गई थी, लेकिन अब जब से वो सोकर उठी थी दर्द फिर से होने लगा था। रागिब नीचे स्टडी में था। उसका मैनेजर आया हुआ था। थोड़े ऑफिशियल काम थे जिनको करने और कुछ देर पहले ही गया था। रिधम लब भींच कर कमर के नीचे तकिया लगाकर बैठी थी। दर्द कमर में जैसे सफ़र कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। रागिब मोबाइल में मसरूफ़ अंदर आया। पाँव से दरवाज़ा बंद किया। रागिब। रिधम की दर्द भरी आवाज़ पर उसने चौंक कर चेहरा उठाया। फिर उसने तेज़ी से मोबाइल बंद किया और वो उसके पास आ गया। क्या हुआ रिधम, तुम ठीक हो? रागिब उसके पास बैठ गया था। उसने रिधम के चेहरे को अतराफ से थामकर फिक्रमंदी से सवाल किया था। रिधम ने गहरा सांस भरा, जैसे दर्द को काबू कर रही हो। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। रागिब को झटका लगा। उसने रिधम को देखा, जिसके चेहरे पर तकलीफ़ के वाज़े आसार थे। उसने दूसरा तकिया उठाया और उसे भी रिधम की कमर के नीचे रखता हुआ बोला, कब से हो रहा है? रिधम ने कमर को तकिए से टिकाकर कहा, जब हम आए थे तब हल्का सा हो रहा था, अब ज़्यादा होने लगा है। रागिब को झटका लगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अपना मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल कर रहा था। रिधम ने एक और सांस भरा। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन रागिब का सर घूम गया। उसने पहली बार रिधम को इतने वाज़े गुस्से से देखा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं परेशान नहीं होऊंगा तुम्हारे लिए तो कौन होगा? तुम तब से दर्द बर्दाश्त कर रही हो। या खुदा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो चिल्लाया था। रिधम के गले में आंसू अटक गए। उसने खामोशी से सर को तकिए से लगा लिया था। रागिब फ़ोन को कान से लगा चुका था। वो तेज़ी से बोल रहा था, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप जल्दी आएं। उसने कहकर जिब्रान को कॉल की थी। डॉक्टर का एड्रेस सेंड करता वो नीचे चला गया था। उसे वापस आने में 5 से 6 मिनट लगे थे। कमरे में जब वो वापस आया, रिधम उसी हालत में बैठी थी। रागिब के हाथ में हॉट वाटर बोतल थी। वो रिधम के पास आ गया था। उसने रिधम को थोड़ा सा आगे किया। उसको एक पहलू पर लिटाकर वो उसकी कमर पर हॉट वाटर बोतल लगाकर सिकाई करने लगा था। मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुझे गुस्से से ज़्यादा अफसोस हो रहा है। वह तलखी में बोल रहा था। रिधम चुप रही, पलकें नम हो रही थी। दर्द तो इतना नहीं था, लेकिन रागिब का इस तरह गुस्सा करना उसे ज़रूर दुख दे रहा था, जबकि गलती उसी की थी। लेकिन फिर भी वो इस बात पर मिसर थी कि रागिब को ये समझना चाहिए कि रिधम ने तो उसकी भलाई सोची थी। वो थका हुआ आया था। उसे लगा था कि नॉर्मल होगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा होने लग गया था। और उसने रागिब से मदद मांग ही ली तो वो ऐसे गुस्सा करेगा। कितने अफसोस की बात है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट कर चूर चूर हो गया था। रागिब उसकी कमर की सिकाई कर रहा था। रिधम ने उसका हाथ परे करते हुए उसके हाथ से बोतल लेना चाही तो वह हैरानी से बोला, क्या कर रही हो? रागिब ने जवाब रिधम ने जवाब ना दिया, बस इतना कहा, मुझे बोतल दे दें, मैं खुद कर लूँगी। रागिब की भवें नासमझी से सुकड़ी। फिर उसके होंठ और जबड़े दोनों भिज गए। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से बात भी नहीं मानती। मुझे रिदम इस वक्त खुद नहीं देखनी, मैं बहुत ज़िद नहीं देखनी, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो सचमुच गुस्से में था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और जबड़े भिजे हुए थे। करें गुस्सा, दिल खोल कर करें, वो घुटी हुई आवाज़ से बोली थी। रागिब ने गहरा सांस लिया। खुद को काबू में रखने की कोशिश करते हुए
वो अब की बार नरमी से गोया हुआ, जबकि अंदर उसके तूफान बरपा थे। लेकिन उसने उन्हें काबू में रखते हुए कहा, रिधम, जिद नहीं करो, मैं कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर आने वाली है, उन्हें चेक करवा लेंगे, ठीक हो जाओगी। रिधम ने उसका हाथ मुसलसल परे कर रही थी। रागिब ने उसकी कलाई पकड़ी। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? वो धाड़ा। रिधम कांप कर रह गई। उसका जिस्म एक पल में कांप कर जैसे सन्नाटे में चला गया था। उसने कोई जुम्बिश ना की। रागिब ने अपना सर पकड़ लिया। रिधम, वो धीमे लहजे में बोला। उसे एहसास हो गया था कि अब गुस्सा कुछ ज़्यादा ही संजीदगी की तरफ चला गया है, इसलिए वो उसका रुख अपनी तरफ करने लगा। रिधम ने ना किया। वो चुप करके लेटी रही। रागिब उसकी पुश्त पर था। उसने चेहरा आगे करके रिधम का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंखों को सख्ती से मींच कर लेटी थी, जैसे सांस भी नहीं लेना चाहती थी। रागिब के दिल में टीस उठी। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस बात कर रहा हूँ। तुम पे गुस्सा नहीं हूँ मैं, ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली थी। वो कहकर रिधम का रुख ज़बरदस्ती अपनी तरफ कर चुका था। रिधम ने उसे ना देखा। वो आंखें मूंदे आंसू बहा रही थी। रागिब ने उसके गाल पर उंगलियों की पुश्त को फेरा। जिगर, मैं डर जाता हूँ। तुम समझो ना मैं किस हालत में हूँ। ये दिन और इनका हर पल गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल है। तुम तकलीफ़ में हो और मैं बेचैन हूँ। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं खुद देख लेता। क्या मैं ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे लिए मसरूफ़ हूँ या थकूँ? रिधम के माथे पर उसने बोसा दिया तो रिधम ने उसका लम्स रगड़ दिया। रागिब ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। उसने दोबारा किया। रिधम ने फिर वही किया। फिर वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में करता, उसके माथे, गालों, फिर लबों पर बोसा देता, अपनी शेव के बाल उसके गाल से मस करता, उससे लाड़ियाँ कर रहा था। मेरा लाडला बाबू। रिधम ने भीगी आंखें खोली। वो कुछ कहती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर आ गई। रागिब उसके हाथ छोड़कर बेड से उतरकर जूते पहनता दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। रिधम डॉक्टर के साथ मुलाजमा थी, जो उसे कमरे का बताकर चली गई थी। रागिब उन्हें लेकर अंदर आ गया था। डॉक्टर ने रिधम को चेक कर लिया था। पेन नॉर्मल है, ख़तरे की बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें। इन्हें हल्का सा टेम्परेचर भी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। इसके साथ पेल्विक एक्सरसाइज करें, नॉर्मल सी, और साथ ही कमर के बल सोने से भी कुछ दिन गुरेज करें। बाकी सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। रागिब की जान में जान आई थी। रिधम को एक इंजेक्शन लगा तो कमर के दर्द में फ़र्क आ गया था। उसने इंजेक्शन पर कोई ड्रामा नहीं किया था। वो इस मामले में खासी बहादुर साबित हुई थी। उसने रागिब को भी नहीं पुकारा था। रागिब खुद ही आगे आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया था। उसका दिल डूब रहा था रिधम को जब इंजेक्शन लग रहा था। अलबत्ता रिधम लेटी रही। डॉक्टर ने रिधम को एक दो और एहतियातें बताईं ताकि अगली बार ये दर्द ना हो। फिर वो रागिब के साथ बाहर चली गई थी। रागिब जब वापस आया तो उसके असाब खासे पुरसकून थे। वो रिधम के पास आ गया था, जो अब तकियों के सहारे बैठी थी। रागिब को देखकर उसने आंखें बंद कर ली थीं। रागिब का अब मूड कुछ बेहतर हुआ था। वो दांत कचकचाता बेड पे बैठा और रिधम का जबड़ा दबोचकर उसके निकले हुए लबों में से निचले लब पर दांत गाड़े तो वो तिल मिला गई। गंदे, वो झंझला कर बोली थी। रागिब ने उसे फ्लाइंग किस दी थी। फिर उसके लबों पर अंगूठा फेरता वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता उसके पेट को सहला रहा था।
मेरी जान निकलने वाली हो गई थी तुम्हारी हालत देखकर। और तुमने अगली बार बहादुर बनने की कोशिश की तो मैं अब की बार तो बस चीख चिल्ला कर रह गया, अगली बार मारूंगा भी। और मेरा हाथ बहुत भारी है, थप्पड़ से बुखार तो पक्का हो जाएगा और निशान पड़ेगा वो अलग। वो बज़ाहिर गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में शरारत का अंसर वाज़े था। रिधम ने उसका चेहरा पीछे किया, मुझसे दूर रहें। रागिब ने सर को ऐसे झटका जैसे वो मान ही ना जाए। वो आगे हुआ, रिधम की कमर को अपने सीने से लगाता, वो टांगों को उसके अतराफ में करता उसे खुद के सहारे बिठा चुका था। जब ऐसे मसाइल हों तो बता देना बेहतर होता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो रिधम का गाल खींचता बोला था। रिधम ने उससे दूर जाने की कोशिश को तर्क करते खुद को रिलैक्स करते उसके सीने से ही लगा लिया। वो उससे दूर जा ही कहाँ सकती थी। वो दिल में तस्लीम कर चुकी थी कि गलती उसी की थी, लेकिन ज़ुबान से नहीं मानेगी। मुझे लगा था वैसे ही हो रहा है। उसके लहजे में खफगी बरकरार थी, जबकि ये रागिब को करना चाहिए था, लेकिन उसका रवैया बदल गया था। वो रिधम से धीमे लहजे में बात कर रहा था, अगली बार वैसे भी हो तो भी तुम मुझे बताओगी। उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा था। रिधम ने हार मानकर सर हिला दिया था। आप मुझसे पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में बोले हैं, इतना गुस्सा कर रहे थे आप। मुझे तो लगा था कि आप मुझे थप्पड़ भी मार देंगे। रागिब बेसाख्ता हल्का सा हंसा, तो मेरे जिगर का टुकड़ा आज सच में डर गया था। रिधम ने उसके बाजू अपने गिर्द हाइल कर लिए। उसने हंकारा भरा था। रागिब ने उसके गाल पर दांत गाड़े। सॉरी। रिधम को अभी फ़िलहाल उसके काटने पर एतराज़ था। आप मुझे काटा मत करें। रागिब ने उसे हैरानी से देखा। मैं कब काटता हूँ? ये तो मैं लाडियाँ करता हूँ तुमसे। रिधम ने चेहरे को मोड़कर उसे देखा। काटने में कौन सी लाडियाँ हैं? रागिब ने उसके नाक को चूमा। हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे जितनी मोहब्बत नहीं करती ना, इसलिए तुम्हें वो सब फील भी नहीं होता जो मैं करता हूँ। मैं इतना बेचैन हूँ सुकून हासिल करने के लिए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम वीक हो रही हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गंदा नहीं करना चाहता, वरना इस काम से फारिग होने के बहुत से तरीके हैं। पर तुम मानोगी नहीं। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया था। रिधम को सो जाना बेहतर लगा, इसलिए उसने जमाई लेते हुए कहा, रागिब मुझे नींद आ रही है। रागिब ने सर झटका। ड्रामेबाज, सच कह रही हूँ, उसने एहतजाज किया था। रागिब के पास मान जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो उसे अपने बाजू पर लिटा चुका था। उसकी कमर को धीरे धीरे हल्के हाथ से दबाता वो रिधम को और भी पुरसकून कर रहा था। रिधम कुछ ही देर में सो गई थी। वो उसके हिसार में कसमसाई। एहतियात से उसका हाथ परे करते वो उठने ही लगी थी कि शायान ने उसे खींचकर अपने पास दोबारा लिटा लिया। वो नींद में बोझल आवाज़ से गोया हुआ, कहाँ जा रही हो? उसकी गर्म सांसें नमल की गर्दन पर पड़ रही थी। उसका तपता वजूद नमल के गिर्द कंबल से भी ज़्यादा शिद्दत से लिपटा था। एसी अभी तक चल रहा था और कमरे में हद से ज़्यादा सर्दी हो रही थी। मैंने यूं नहीं जाना है। शायान ने उसकी बात पर आंखें खोली। शहद रंग आंखों में नींद का खुमार था। क्यों? सवाल पर नमल ने उसे हैरानी से देखा। यूनी क्यों जाते हैं? शायान ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में दोबारा छुपा लिया। वैसे तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन तुमने वहाँ जाकर क्या करना है? अब तो तुम्हारी शादी हो गई। वो आंखें भी मूंद चुका था। शादी हो गई तो मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ बनना है।
नमल उसका हाथ हटाने की सही कर रही थी। तुम मेरी जान बन गई हो, बीवी बन गई हो, जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? वो शरारत से बोला था। मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगी। शायान ने आंखें खोली, चेहरे को उठाकर उसका मासूम चेहरा देखा। तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए मैं हूं ना, तो फिर क्यों खुद को हलकान कर रही हो? अभी हम और सोएंगे, फिर मुझे बताना कि तुम्हारे ख्वाब हैं क्या। मैं उन्हें पूरा करने की प्लानिंग करूंगा। नमल ने ज़बरदस्ती उसका हाथ परे किया। भाई, मैं उन्हें अपने बलबूते पर पूरा करूंगी। शायान ने उसे फिर खींचकर अपने पास लिटाया। अब तुम्हें किसी सूरत में थकने नहीं दूंगा। जो करूंगा मैं करूंगा, तुम बस मेरा दिल जीतने की कोशिश करो। उसकी आंखों से नींद का खुमार निकल चुका था। नमल ने उसे नाराज़ी से देखा। मुझे फालतू चीज़ें जीतने का कोई शौक़ नहीं है। शायान की भी आंखों में नाराज़ी आ गई। लड़कियां मुझ पर मरती हैं, लेकिन मैं तुम पर मरता हूँ, नमल ने कहा। हाँ हाँ हाँ। इस पर एक शेर याद आया, सुनाऊं? वो फ्लो में आगे निकल चुकी थी। शायान उसके चेहरे के तासुर बदलते देखता दिलचस्पी से उसे तकने लगा। उसने फ़ौरन कहा, हाँ बिल्कुल। वो उसे ही तो सुनना चाहता था। वो दीवानी मेरे पीछे, मैं दीवाना तेरे पीछे, तू दीवानी किसी और के पीछे, सारे पागल आगे पीछे। वो कहकर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगी। शायान को कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन नमल बुरा ही न मान जाए तो वो भी हंसने लगा। अच्छा था ना? शायान ने भरपूर अंदाज में कहा। बिल्कुल, बहुत गहरा शेर था। नमल रिलैक्स सी होकर लेट गई थी। आपको शेर आते हैं? वो एक पल को भूल गई कि जिसके साथ वो लेटी है वो उसका दुश्मन है। मजाक कर रहा हूँ, और उसने यूनी भी जाना है। वो बड़े मज़े से उस पर हक जताती उसके बाजू पर लेटकर पूछ रही थी। शायान ने अगर उसे रोकना था तो उसे कुछ ना कुछ तो सुनाना ही था, तो वो जहन पर जोर डालने लगा, जबकि उसने आज तक कोई भी शेर पढ़ा तक नहीं था। उसे ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रही थी। वो बस काम से काम रखता था। उसके शौक़ दूसरे थे। इस तरफ तो वो कभी नहीं आया था। नमल मुंतज़िर थी कि वो कुछ सुनाए, और शायान जहन पर जोर डाल डाल कर थक गया। आपको शेर नहीं आते? शायान ने फ़ौरन कहा। भाई सोचने तो दो। नमल फिर लेट गई। शायान कभी सर खुजाता, कभी शेव। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने 10 मिनट तक नमल को उलझाए रखा। बस अभी, बस अभी सुना रहा हूँ कहकर, लेकिन नमल समझ गई कि ये बस टाइम ज़ाया कर रहा है। वो एक झटके से उठी, बेड से उतरी। मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। शायान ने कंबल परे किया। वो तेज़ी से बेड से उतरा। नहीं, बात तो सुनो। नमल बाथरूम में भाग गई। शायान उसके पीछे भागा था, लेकिन नमल ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। ये नहाने का क्या फ़ायदा? अभी तक मुझे करीब आने दिया है तुमने? तुमने कौन सा तुम कौन सा गंदी होती हो जो हर रोज़ नहा रही हो? थोड़ा सा कुछ करते हैं, फिर नहा लेना, वो कह रहा था। नमल ने दरवाजे से पुश्त लगाकर गहरे गहरे सांस लिए। आप जाएं, मुझे तंग ना करें। शायान ने नाराज़ी से कहा। तंग नहीं करा, सच कह रहा हूँ। आगे बढ़ने दो ना, वो ज़िद्दी से बच्चे की मानित बोल रहा था। नमल ने ऊंची आवाज़ से कहा, खड़े रहें। वो आगे बढ़ गई थी। शायान ने दरवाजे पर हाथ मारा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो बाहर से चला गया। नमल ने कोई जवाब ना दिया। वो बस आगे जाती शावर चला चुकी थी। शायान बेड पर आकर लेट गया था। उसे नींद आ रही थी, लेकिन पहले वो इस तूफ़ान को तो संभाल ले। हर रोज़ कुछ नया सोच कर रखती थी ये लड़की। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि ये यूनी भी जाने की ज़िद करने लगी। वो नमल का क्या करे?
वो यूनी के लिए तैयार थी। शायान ने लाख कोशिशें कर ली थी, लेकिन ये लड़की उतनी ही ज़िद्दी थी जितना उसने सोचा था। ऐवें ही जा रही हो, मैं कह रहा हूँ ना, सो जाते हैं। वो एक ही बात पर बजिद था। नमल ने उसे गंदा सा मुंह बनाकर देखा। मुझे पढ़ाई से प्यार है, मेरी स्कॉलरशिप लगी हुई है। जिस बंदे ने ये काम किया है, अगर अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं उसके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वो बड़े आराम से दुपट्टा ओढ़ते हुए बोली थी। शायान को याद आया कि वो नेक बंदा वही है। उसे क्या ज़रूरत थी ये नेकी करने की? वो बंदा नहीं कुछ सोचेगा तुम्हारे बारे में। तुम बेफिक्र रहो, और अब तुम स्कॉलरशिप पर नहीं पढ़ोगी, मैं हूँ ना। नमल ने उसे आहिस्तगी से गर्दन मोड़ कर देखा। वो ट्राउज़र शर्ट वाला मर्द जो बेड पर बिल्कुल उकब में उसके लिए बैठा था, उसका होकर बैठा था। उसकी आंखों में नमल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। नमल ने उसका जुमला दोहराया, मैं हूँ ना। कितने लोगों के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि कोई उनके लिए ये अल्फाज कहे। किसी का होना कितना सुकून देता है। नमल के पास अब एक ऐसा मुहाफिज था जो उसके लिए सब करेगा। बाप भाई की उसे हमेशा कमी महसूस होती थी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में जब वो थक जाती तो सोचती थी कि उसके अब्बू होते तो बाहर के कितने ही काम वो करते। उसकी दोस्तें जब अपने अब्बू का बताती थी तो नमल के दिल में एक कसक उठती थी। ये हाल रिधम का था। उन्हें बस ये एक बात थी जो कभी एक दूसरे से नहीं कही थी। ये खिला इतना वसी था उनके अंदर के, इन्हें भरपूर मोहब्बत, तवज्जो और सहारा चाहिए था। उसको भरने के लिए इंसान को सहारों की ज़रूरत पड़ती है। नमल और रिधम को भी थी। नमल शायान को देखने लगी तो अपने ख्यालों में खो गई। शायान की भवें सुकड़ी। वो उठा, नमल के गाल को छुआ। क्या हुआ बेला? नमल की आंखों में न जाने कैसे नमी सर उठा चुकी थी। शायान बेचैन हुआ। नमल उसके छू लेने पर होश में आई थी। उसने रुख जल्दी से मोड़ा। कुछ कुछ नहीं। शायान ने उसका शाना पकड़ा। बताओ, रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं अब। नमल ने आंखें साफ की। मैं रो नहीं रही थी। शायान मानने को तैयार नहीं था। बताओ भी। वो उसे शानों से थामकर दीवार से लगा चुका था। नहीं बताऊंगी तो नहीं जाने दूंगा। नमल ने भीगी पलकों से उसे हैरानी से देखा। आप बस मुझे जाने से रोकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहीं रह जाऊं? शायान ने सर इस बात में हिलाया। हाँ, चाहता हूँ। अब मैं हूँ ना सब कुछ करने के लिए। तुम बस वो करो जो करना चाहती हो, मेरे पास रहो। नमल ने लरजता हाथ उसके कसरती सीने पर रखा। इरादा पीछे करने का था, लेकिन वो सुलगता बदन जला देने की हिम्मत रखता था। नमल ने फ़ौरन हाथ खींच लिया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। उसका गला सूख रहा था। शायान ने उसे घूरता रहा। यानी तुमने नहीं बताना? नमल ने हाँ कह दिया। शायान ने सर हिलाया। फिर तुम यहीं खड़ी रहो। नमल का हैरानी से मुंह खुल गया। कितना ज़िद्दी था ये लड़का। जारी है। अब वो बातें सुने जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं ये कोई गुस्से में नहीं कह रहा। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि नावल स्लो है, लंबा है, ये है वो है, ख़त्म कर दें, फना कर दें, उड़ा दें, मिटा दें, जैसे कमेंट्स ना किया करें। मैंने आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मांगा, कभी नहीं कहा इतने लाइक्स, इतने ये, इतने वो। मैंने बस चुप करके काम किया। तो ये जो चंद एक आकर मुझे ये कहते हैं हम आपके फ़ैन हैं और एक दरख्वास्त है कि इसको अब ख़त्म कर दें, तो मैं उन सब की कदर करता हूँ। लेकिन मैं इसे तभी ख़त्म करूँगा जब मुझे लगेगा। मैं इसके रिस्पॉन्स, व्यूज़, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की
तकरीबन दरमियान में तो बोल्ड भी लिखना छोड़ दिया। मैं खुद रिलैक्स हूँ। ये नावल सोचा ही इतना लंबा था और जैसा दिल कर रहा है वैसा लिख रहा हूँ। अगर देखें, मैं गुस्से में नहीं हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि लंबा हो रहा है, स्लो है, तो छोड़ दें, ना पढ़ें। आजकल तो कितने लोग लिख रहे हैं, उनको पढ़ लें। लेकिन प्लीज़, मुझे गुस्सा आता है जब आप लोग ये मैं सोच लेते हैं कि अब इसे मशवरा दें कि ये ख़त्म कर दें। भाई, मेरी मर्ज़ी है, मैं कोई वैल्यू रखता हूँ या नहीं रखता। शुरू में मैंने क्या रिस्पॉन्स का रोना नहीं रोया। किसी को हक है कि वो मुझे आकर कहे कि अब बस, कैसे ख़त्म कर दूँ। किस्त अपनी बिसात के मुताबिक लिख रहा हूँ, डेली भी दे रहा हूँ, और फिर भी एक ही तरह की बातें। और ये कहने वो लोग आते हैं जो कमेंट्स ही अपनी राय का इजहार, नावल में क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या ख़त्म करना है, देने आते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो राइटर को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करें। अगले बंदे की भी कोई मर्ज़ी होती है कि हम आपके, या ये कहना बस काफ़ी होता है कि हम आपके फ़ैन हैं, लेकिन अब आप ये करें। फ़ैन हैं तो मैं क्या करूं? ये कैसे फ़ैन हैं जो नावल को ख़त्म करवाना चाहते हैं? यही तो हमारे दरमियान का राब्ते का ज़रिया है। यही ख़त्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? नए पुराने लोग आते हैं। पुराने अब बस 15 से 20 लोग हैं, अब नए आए हैं। इससे पहले नए थे। मैंने लोगों को सोचना छोड़ दिया कि ये चले जाएंगे, फ़ैन है। फ़ैन नहीं होता। जो अब तक साथ हैं बाकी सब नए हैं। मैं अब उन चीज़ों पर गौर नहीं करता। आप लोगों को अगर बोरियत महसूस हो रही है तो कहीं और कुछ और पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, 3-4 दिन के लिए आए हैं। कहानी ऐसे ही इतनी पोस्ट होगी। कोऑपरेट करें और अपना मंजन ना बेचा करें। मुझे ख़त्म कर दो, कर दूँगा जब दिल करेगा। कहानी पूरी तो कर लूँ। और जिनको फिर भी ख़त्म शुद्ध पढ़ने का दिल कर रहा है तो ये मैंने लिख दिया ख़त्म शुद्ध, उनके लिए आज से नावल ख़त्म। खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदारा मुझे मशवरे ना दिया करें। थैंक्स अ लॉट आपकी हर एडवाइस के लिए, पर मुझे नहीं चाहिए।